बच्चों, आज हम कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि बहुपद है क्या। ऐसे तो बहुपद हम कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में। बहुपद को जानने से पहले हम कुछ छोटे छोटे चीज जानेंगे, जैसे पद किसे कहते हैं। तो पद की हम परिभाषा पढ़ेंगे। किसी आंकिक संख्या, आंकिक अक्षर या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। कोई एक अक्षर होगा तो भी इसको पद कहेंगे, कोई एक संख्या होगा तो भी इसको पद कहेंगे, इनका गुणनफल होगा तो भी पद कहेंगे, भागफल होगा तो भी पद कहेंगे। जैसे हम कोई एक अक्षर लिख लेते हैं, जैसे यज्ञ, तो भी पद कहलाएगा। कोई अक्षर लिख लेते हैं, मान लो y, तो भी पद कहलाएगा। हम कोई संख्या लिख लेते हैं 5, तो भी पद कहलाएगा। हम इनका गुणनफल कर लेते हैं 5x, तो भी पद कहलाएगा। इनका भाग कर ले रहे हैं x/5, तो भी पद कहलाएगा। तो हम पद की परिभाषा बोलेंगे। किसी आंकिक संख्या, आंकिक अक्षर या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। ये पद, बहुपद और बीजीय व्यंजक ये कक्षा 6 से ही हमको मिला होगा। 1 से लेकर के 5 तक हम पढ़े होंगे अंकगणित। 5 के बाद हमको एक नई गणित मिल जाती है, बीज गणित। जैसे बीज गणित किसे कहते हैं, इनको सीख लेते हैं। बीज गणित क्या है? बीज गणित सबसे पहले देखते हैं बीज क्या है, बीज किसे कहते हैं। तो बीज पढ़ने के लिए जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि जिन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बीज संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम किसी अक्षर का प्रयोग करते हैं उन्हें हम बीज संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो ये 2 + 5 बराबर होता है 7। अगर यहाँ पर हम खाली स्थान कर दें, ये +5 = 7। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई एक अक्षर भर दिए, तो यहाँ पर ये जो यक्ष आया है किस संख्या के स्थान पर रखा गया है, तो 2 के स्थान पर। तो यहाँ पर यक्ष का मान आ जाएगा 2, यानी ये जो यक्ष है ये 2 को प्रदर्शित करता है। तो जिन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम किस अक्षर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बीज संख्या कहते हैं। उसको बीज कहा जाएगा। बीज गणित किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसमें बीज के प्रयोग से समस्याएं हल होती हैं उसे हम लोग बीज गणित कहते हैं। बीज गणित किसे कहेंगे? गणित की वह शाखा जिसमें किसी भी समस्या को हल करने के लिए हम जिस चर संख्या का प्रयोग करते हैं उसे बीज गणित कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें बीजों के प्रयोग से, गणित की वह शाखा जिस बीजों के प्रयोग से समस्याएं हल होती हैं उसे हम लोग बीज गणित कहते हैं। हम यहाँ पर देखे हैं पद किसे कहते हैं। पद किसी आंकिक संख्या, आंकिक अक्षर या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक समझते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक की परिभाषा सुनेंगे। किसी चर या अचर, माने किसी संख्या या अक्षर की संख्याओं का समूह जो गणित की मूल संक्रियाओं से युक्त हो। मूल संक्रिया क्या होता है? जैसे हम लोग मूल संक्रिया पढ़े हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये मूल संक्रिया कहलाता है। तो किसी चर या अचर या इनके समूह जो मूल संक्रियाओं से युक्त हो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर जैसे बात किया जाएगा यहाँ पर 5x + 2, यहाँ पर एक चर है, एक अचर है और इनका गुणनफल है, मूल संक्रिया गुणनफल है, और इनका एक जोड़ है, ये मूल संक्रिया है। तो किसी संख्या या संख्याओं का एक ऐसा समूह जो मूल संक्रियाओं से युक्त हो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आते हैं, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बहुपद। हम सीधे बहुपद की चर्चा करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? देखो, बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद किसे कहेंगे? ख्याल करना, वह पद, वह बीजीय व्यंजक
जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो, जिनके गुणांक वास्तविक संख्या हो और इनके घातांक ऋणोत्तर हो। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 8। हमको इस बहुपद में, इस चैप्टर में एक चर में रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ना है, एक चरों के बारे में पढ़ना है, एक चर के बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो, इनके गुणांक वास्तविक संख्या हो और इनके घातांक ऋणोत्तर हो। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके गुणांक की, तो ये पद में दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं बीजीय गुणांक, एक को कहते हैं संख्यात्मक गुणांक। अगर यहाँ पर हम 5x लिख दें तो इस 5 को कहते हैं संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक। एक को कहते हैं बीजीय गुणांक, बीजीय गुणांक। एक को कहेंगे संख्यात्मक गुणांक, एक को कहेंगे बीजीय गुणांक। देखो यहाँ पर पद के बारे में पढ़े हैं, किसी आंशिक संख्या, आंशिक अक्षर या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। पद के दो भाग हम यहाँ पर लिखे, कोई एक अंक रहेगा तो भी इसको पद कहेंगे, कोई एक अक्षर रहेगा तो भी इसको पद कहेंगे। यहाँ पर 5 और यहाँ पर एक चर होता है, एक अचर होता है, इसको चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। चर किसे कहते हैं? चर वे अक्षर संख्या है जो किन्हीं भी परिस्थितियों में मान बदल जाता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। चर वे अक्षर संख्याएं होती हैं जिनका मान किन्हीं भी परिस्थितियों में बदल सकता है, उसे चर कहते हैं। जैसे x है, y है, z है, p है, q है, r है। जिन अक्षरों को हम गणित में यूज कर रहे हैं वह चर कहलाता है। अचर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका मान किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, जो भी संख्याएं हैं वह अचर कहलाती है। हम यहाँ बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो। चर राशि का मतलब जैसे x है तो यहाँ भी x आया है, y भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ कक्षा 10 में एक ही चर वाला पढ़ना है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x आया है। इनके गुणांक वास्तविक संख्या यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 4, 6 भागे गुणे भागे कड़ी कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। इनके घातांक ऋणोत्तर होने चाहिए, यानी कह सकते हैं कि यह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग कहेंगे बहुपद। अगर यहाँ पर लिख दें 2x² प्लस करड़ी में 5x प्लस 7, तो ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इनकी जो गुणांक है ये वाला, ये वास्तविक संख्या है, इसमें कई प्रकार की चर राशि है, इनके घातांक माने कहने का अर्थ है इसका घातांक ऋणोत्तर होना चाहिए, यानी 0 को छोड़ करके माने ऋण भागे नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। अगर यहीं पर लिख दिया जाएगा करड़ी में 2x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8, तो ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इनके गुणांक जो है 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर भी है। अगर यहाँ पर हम लिख दें जैसे 5x² प्लस 3/x प्लस 6, तो ये हम लोगों का बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो चर देख रहे हैं इनको नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो इनके घातांक के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर इनको ऐसे लिखा जा सकता है 5x² प्लस 3, x की घात यहाँ 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा प्लस 6, तो ये हम लोगों का बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके चर का घातांक माइनस में आ गया। अब यहाँ पर लिख दें जैसे करड़ी में x प्लस 6x² प्लस 7, तो ये हम लोगों का बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो कड़ी है इसको घात में 1/2 लिखेंगे, ये प्लस x के घात 2 प्लस 7, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका घातांक 1/2 आ गया। किसी भी चर का घातांक जैसे भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, और इसका घातांक ऋण नहीं होना चाहिए, तो बहुपद कहलाएगा। बहुपद हमको यहाँ पर 3 प्रकार से देख सकते हैं या होते हैं। एक को कहते हैं एक पदीय या रैखिक, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और यहाँ त्रिघात बहुपद। अब इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे घात किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम ऐसा बहुपद, किसी भी बहुपद का जो उच्चतम घात होता है वही उसका घातांक कहलाता है।
या किसी भी समीकरण का जो उच्चतम घात है वही उसका घात कहलाता है। कोई भी बहुपद हो उसमें जो उच्चतम घात होगा वही इसका घातांक कहलाएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे रैखिक बहुपद की। यहाँ घात थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है 7x के घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। अगर हमसे यहाँ पर कोई पूछे कि इसका घात कितना है, तो जिस व्यंजक का, जिस बहुपद का जो सबसे उच्चतम घात होता है वही उसका घातांक कहलाता है। यहाँ सबसे उच्चतम घात 3 है, इस पूरे बहुपद का जो घातांक होगा वह 3 होगा। अगर हम लिख दें कि 9x के घात 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो इस बहुपद का सबसे उच्चतम घात 5 है, इसका घातांक 5 कहलाएगा। तो घातांक के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुपद जो है एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय होते हैं या त्रिघात होते हैं। ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद पर चर्चा करते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घातांक केवल 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात केवल 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर रैखिक बहुपद में, पीछे कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं, रैखिक बहुपद का यदि आलेख हम खींचेंगे तो वह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो सकता है ax प्लस b बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये रैखिक बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसका उच्चतम घात 1 है। इसको अगर दो चरों में बात करते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y है। यहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद के जितने उच्चतम घात होते हैं उतना ही उनके शून्यक होते हैं, उतना ही उनके मूल होते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? वह बहुपद जिसका उच्चतम घात केवल 3 होता है, वह बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये तो हम लोगों का इसके बारे में, बहुपद के बारे में हो गया। अब बहुपद के बारे में आगे हम देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर, तो किसी भी द्विघात बहुपद का या एक चर में रैखिक बहुपद का अगर हम बात कर लें, तो रैखिक बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने पर यदि वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह उसके शून्यक कहलाते हैं। अब शून्यक किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। बहुपद की शून्यक, शून्यक क्या है? तो चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे वह उसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण पर अगर बात करेंगे, एक चर में रैखिक समीकरण की बात करेंगे, फिर यहाँ पर बहुपद की बात, द्विघात बहुपद की बात करेंगे। द्विघात बहुपद में यहाँ पर उच्चतम घात 2 होता है, इसके 2 शून्यक होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं किसी भी बहुपद के शून्यक के लिए शून्यक की परिभाषा कि चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे वह उसका शून्य कहलाता है। किसी भी बहुपद का ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने पर x अक्ष को या जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही उनके शून्यक होंगे। हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 2.1 में लिखा है पहला सवाल, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ये जो दिया गया है ये y बराबर px, ये बहुपद है px में का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला चित्र देखो, पहला चित्र इसको बनाया गया है। यहाँ पर ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x अक्ष, x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष। अब इसमें एक px का एक ग्राफ दिया गया है इस तरह से। ये जो ग्राफ दिया गया है तो ध्यान देंगे, अभी हम बोले हैं कि किसी भी बहुपद का ग्राफ खींचने पर यह x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उनके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर x अक्ष को ये किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी।
शून्य किसका 0 है, मैंने शून्य किसका 1 भी नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा फिगर देखते हैं, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, यहां पर x अक्ष, x डैश अक्ष, ये y अक्ष, y डैश अक्ष। इसमें फिगर हमको बना करके दिखाया है, ये मूल बिंदु है 0 को ऐसे फिगर बनाया है, इस तरह से बनाया है। तो x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो x अक्ष पर यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए इसके शून्यक हो जाएंगे 1। इसके शून्यकों की संख्या लिख देंगे 1, इसके शून्यक 1 हो जाएंगे। हम देखते हैं अगला चित्र। अगला चित्र में दिया गया है ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये फिगर ऐसे बनाया है, इस तरह से। तो यहां पर देख रहे हैं कि x अक्ष को ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या नहीं, ये 1 2 और 1 यहां भी काट रहा है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगला चित्र दिया गया इसका, पहला ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा इसका चित्र दिया गया है। चौथा चित्र है ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये इस तरह से फिगर बना है, ये x डैश अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, y डैश अक्ष। तो यहां पर x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहां पर और यहां पर, तो यहां पर शून्यक 2 हो जाएंगे। यहां पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या 2 है। अब यहां पर देखते हैं अगला वाला, ये y अक्ष, ये x अक्ष, फिगर इसका ऐसे दिया गया है, ये वाला। तो इन पे देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष, ये 1 2 3 4 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। यहाँ शून्यक लिखेंगे 4, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। अगला फिगर देखते हैं, ये चौथा था, ये 5वां है, 6वां देखते हैं, 6वां फिगर है। 6वां चित्र दिया गया है, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, y डैश अक्ष। इस तरह से। तो यहां पर 1 बिंदु पर, यहां 2 बिंदु पर, यहां 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पर लिख देंगे कि इसके शून्यकों की संख्या 1 2 3 हो जाएगी, इसके शून्यक हो जाएंगे 3, शून्यक की संख्या हो जाएगी 3। ये इसका पहला चैप्टर खत्म हो गया, ये 2.1 का पहला चैप्टर खत्म हो, देखेंगे।